गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज शमा। करंट अफेयर की क्लास है, 6 अक्टूबर है। चलिए देख लेते हैं 5 तारीख तक जो भी इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, उनको कवर करने की कोशिश की है। तो चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में आयोजित शूटिंग चैंपियनशिप में भारत ने ओलंपिक स्पर्धाओं में कुल कितने पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान, पहले नंबर पर भारत है। तो कितने पदक जीते हैं भारत ने, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। शूटिंग चैंपियनशिप जो अभी हुई है दिल्ली में, तो किसने ओलंपिक स्पर्धाओं में कितने जीते हैं, 19 पदक जीते हैं। बट अगर आ जाए गैर ओलंपिक, तो गैर ओलंपिक में कितने जीते हैं, 7 पदक जीते हैं। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 26। अगर टोटल पूछा जाएगा तो कितने हो जाएंगे, 26 पदक हो जाएंगे। लेकिन अगर सिर्फ ओलंपिक स्पर्धाओं में पूछा जाए तो 19, गैर ओलंपिक में 7 और टोटल 26 पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर आया है भारत। भारत ने कितने पदक जीते, 6 गोल्ड हैं, 8 सिल्वर हैं और 5 ब्रॉन्ज हैं। 6 स्वर्ण जीते हैं, 8 रजत जीते हैं और 5 कांस्य जीते हैं। दूसरे स्थान पर AIN निशानेबाज 10 पदक के साथ दूसरे स्थान पर है। और तीसरे स्थान पर क्या है, इटली है 5 पदक के साथ। अगर पूछा जाए कि गैर ओलंपिक स्पर्धाओं में कितने जीते हैं, तो 2 स्वर्ण, 2 गोल्ड हैं और 2 सिल्वर हैं, 2 रजत हैं और 3 ब्रॉन्ज हैं, 3 कांस्य हैं। तो टोटल कितने, 7 जीते हैं। अगर दोनों को मिलाकर देखा जाए तो 26 पदक जीते हैं। AIN निशानेबाज ने कितने जीते हैं, टोटल 10, जिसमें 4 गोल्ड हैं, 2 सिल्वर हैं और 4 ब्रॉन्ज हैं। और इटली 5 पदक जीते हैं, जिसमें 2 गोल्ड हैं, 2 सिल्वर हैं और 1 ब्रॉन्ज है। तीसरे स्थान पर इटली रहा है। ISSF इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन स्थापना 1907 में हुई थी। पहले इसका नाम था इंटरनेशनल शूटिंग यूनियन UIT और अभी 1998 से इसका क्या नाम है, ISSF। मुख्यालय कहाँ है, म्यूनिक जर्मनी में इसका मुख्यालय। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में किस कंपनी की वैल्यूएशन शेयर बिक्री के बाद बढ़कर 500 अरब डॉलर तक पहुंच गई है, जिससे ये विश्व की सबसे मूल्यवान निजी कंपनी बन गई है। ऐसी कौन सी कंपनी है जिसकी जो अभी करंट वैल्यूएशन है वो कितनी पहुंच गई है, 500 अरब डॉलर। तो गूगल, ओपन AI, कौन सी कंपनी है, ओपन AI, चैट GPT इसी का है। तो ओपन AI जो कंपनी है वो कितनी, 500 अरब डॉलर की कंपनी हो गई है इसके शेयर बिक्री के बाद। AI की दुनिया में एक मील का पत्थर स्थापित करते हुए चैट GPT के निर्माता कौन है, ओपन AI ने क्या 500 अरब डॉलर लगभग 41 लाख करोड़ का अभूतपूर्व मूल्यांकन हासिल किया है। यह मूल्यांकन कब हुआ, सॉफ्ट बैंक और अन्य निवेशकों को शेयर बिक्री के बाद हुआ। और इस बिक्री में वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों के लगभग 6.6 अरब के शेयर थे। इससे अब ओपन जो आई है वो क्या, ओपन AI क्या हो गई है, दुनिया में नंबर 1 की प्राइवेट कंपनी हो गई है। और इससे पहले इसका जो लगभग वैल्यूएशन था कितना था, 300 अरब डॉलर का था और अभी इससे काफी वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्या है, हाल ही में किस देश ने अल्जाइमर रोग के शुरुआती चरण में उपयोग के लिए लेकेनमैब नाम की दवा को मंजूरी दी है। तो किसने दी है, ऑस्ट्रेलिया ने दी है अल्जाइमर रोग के लिए। ऑस्ट्रेलिया की थेरेप्यूटिक गुड्स एडमिनिस्ट्रेटर TGA ने सितंबर 2025 में लेकेनमैब दवा को अल्जाइमर रोग के प्रारंभिक चरण में उपयोग के लिए क्या, अप्रूवल दे दिया है। और ये दवा माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट या फिर माइल्ड डिमेंशिया के मरीजों के लिए उपयोगी मानी जाती है। लेकेनमैब का ब्रांड नेम क्या है, लेकेम्बी। और ये दवा मस्तिष्क में जमा बीटा अमिलाइड प्रोटीन को निशाना बनाकर रोग की प्रगति को धीमा करने में मदद करती है। बट ये पूर्ण इलाज इसका नहीं माना जाता है। और मस्तिष्क में इससे क्या होता है, सूजन आ सकती है, रक्तस्राव जैसे दुष्प्रभाव भी देखे जाते हैं। तो इसके लिए MRI कराना जरूरी हो जाएगा अगर कोई मरीज ये दवाई लेता है, कोई पेशेंट अगर इसको यूज करता है तो। नेक्स्ट क्या है, हरविंदर बावेजा की संस्मरणात्मक पुस्तक वाई दे विल शूट यू मैडम माई लाइफ थ्रू कॉन्फ्लिक्ट का विमोचन कब और कहाँ हुआ। क्या है, हरविंदर बावेजा की एक किताब है जिसका नाम क्या है, दे विल शूट यू मैडम माई लाइफ थ्रू कॉन्फ्लिक्ट का विमोचन कब और कहाँ हुआ। तो कब हुआ इसका विमोचन, 1 अक्टूबर को हुआ। और कहाँ हुआ, नई दिल्ली में हुआ। ये लेखिका है हरिंदर बावेजा, पुस्तक का नाम क्या है, किताब का इनकी नाम है दे विल शूट यू मैडम
माई लाइफ थ्रू कॉन्फ्लिक्ट कब हुआ? 1 अक्टूबर को हुआ, नई दिल्ली में हुआ। 40 वर्षों से भी अधिक संघर्ष की पत्रकारिता इन्होंने की हुई है। जो मेन पत्रकारिता में इन्होंने घटनाएं कवर की हैं वो है ऑपरेशन ब्लू स्टार, 26/11 मुंबई हमला, कश्मीर और पाकिस्तान में रिपोर्टिंग भी इन्होंने की है। इसके अलावा जब ये समारोह हुआ तो वहां पर कैप्टन अमरिंदर सिंह, उमर अब्दुल्ला और राजदीप सरदेसाई भी मौजूद थे। अक्टूबर 2025 में किस जापानी नेता ने लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी एलडीपी की नेतृत्व प्रतियोगिता जीतकर जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने का मार्ग प्रशस्त कर लिया है? मतलब वो बन सकती हैं पहली महिला प्रधानमंत्री। तो उनका नाम क्या है? कहाँ की? जापान की। उनका नाम है साने ताकाइची। कहाँ की? जापान की पहली महिला बन सकती हैं, क्योंकि 34% मत के साथ नंबर 1 पे चल रही हैं। लगभग 34% इनको मत मिले हैं और ये नंबर 1 पर चल रही हैं। तो नाम क्या है? साने ताकाइची। जापान को पहली बार एक महिला पीएम मिल सकती है, क्योंकि अभी अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है, बट ये शीट्स पर चल रही हैं। ऐसा हो सकता है कि इन्हीं का अपॉइंटमेंट किया जाए। कार्यकारी पीएम शिगेरू इशिबा ये पहले थे। कार्यकारी पीएम शिगेरू इशिबा ने क्या क्या है, 7 सितंबर को अपना इस्तीफा दे दिया था। अब उनकी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी में अभी 4 अक्टूबर को क्या हुआ है? अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ है, जिसमें उनको कितने % वोट मिले हैं? 34% के आसपास वोट मिले हैं। किसको? साने ताकाइची को। तो सबसे आगे हैं। जापान की राजधानी क्या है? जापान की राजधानी टोक्यो है। इसकी मुद्रा क्या है? जो आधिकारिक मुद्रा है वो येन है, जिसको जेपीआई से दर्शाया जाता है। और जापान की संसद का नाम क्या है? राष्ट्रीय डाइट है। अभी जो रिसेंट अपॉइंटमेंट हुई है अदर कंट्रीज में, वो भी देख लेते हैं। जैसे एंड्रयू होलनेस, ये जमाइका के क्या प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार नियुक्त हुए हैं, तीसरी बार जीत मिली है इनको। फिर जोनास गहर स्टोर, नॉर्वे के प्रधानमंत्री का दूसरा कार्यकाल है इनका। सुशीला कार्की, बहुत विवादित रहा है नेपाल का मामला, जिसमें अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री बनी है। इरफान अली गुआना के राष्ट्रपति के रूप में फिर से इन्हें चुना गया है, रीअपॉइंटमेंट है। अनुतिन चार्नविराकुल थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। इंगा रुगिनियने को लिथुआनिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। और यूलिया सूरिडेंको को यूक्रेन का प्रधानमंत्री नॉमिनेट किया गया है। और जेनिफर गेरलिंक्स साइमंस सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। नाम क्या है? जेनिफर गेरलिंक्स साइमंस। ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये पहली बार महिला के रूप में सूरीनाम की राष्ट्रपति बनी है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। हाल ही में उत्तर बंगाल में लगातार हुई भारी बारिश के कौन सी पहाड़ी जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हुए? क्या हुआ है? यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ है, धरती धंस गई है, जिसकी वजह से यह हुआ कहाँ पर है? ये दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में हुआ है, और जिसकी वजह से लगभग 16 से 17 जाने जा चुकी हैं। 15 से 16 या 17 अप्रोक्सीमेटली इतनी जाने लोगों की जा चुकी हैं। तो प्रधानमंत्री ने भी शोक जताया है कि ऐसी जो घटना है वो कहाँ हुई है? तो दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में हुई है। लगातार भारी बारिश हो रही थी, भूमि धंस गई है, जिसके कारण दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में पहाड़ी इलाके बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हैं। सड़कें और पुल भी कई टूट गए हैं। रेड अलर्ट जारी किया गया है और प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव का काम चल रहा है। प्रधानमंत्री ने दार्जिलिंग क्षेत्र में वर्षा और भूस्खलन के असर के बीच सहायता के भी आश्वासन दिया हुआ है। क्या है? 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन सीपीसी 2025 में भारतीय संसदीय शिष्टमंडल का नेतृत्व कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेंगे, राज्यसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष या फिर विदेश मंत्री? तो कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। कौन है इस टाइम लोकसभा अध्यक्ष? ओम बिरला जी लोकसभा अध्यक्ष हैं, वो इसका नेतृत्व करेंगे। किसका? 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाएगा? ओम बिरला जी के द्वारा किया जाएगा। ये कहाँ होनी है? कॉमनवेल्थ, क्या नाम है इसका? कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस 5 से, यानी कि आज से लेके 12 अक्टूबर तक होगी। ब्रिज टाउन बारबाडोस में आयोजित किया जा रहा है ये। और इस सम्मेलन में भारत के कौन? लोकसभा अध्यक्ष इसका नेतृत्व करेंगे। इसके अलावा राज्यसभा के उपसभापति, 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 36 पीठासीन अधिकारी और 16 सचिव भी इसमें भाग लेंगे। इसका उद्देश्य क्या है? राष्ट्रमंडल देशों के सांसदों के बीच संसदीय अनुभव और विधायी प्रक्रियाओं का आदान प्रदान करना। इस सम्मेलन में विभिन्न देशों के संसद के जो अध्यक्ष होते हैं वो और सांसद भाग लेंगे और लोकतांत्रिक प्रक्रिया, शासन और नीति निर्माण से संबंधित चर्चाएं होंगी। नेक्स्ट क्या है? प्रधानमंत्री ने किसे
बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद का मुख्य कार्यकारी सदस्य बनने पर बधाई दी है। तो क्वेश्चन क्या हो जाता है कि जो मुख्य कार्यकारी सदस्य चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर बने हैं इसके बीटीसी के, बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद के, तो वो कौन है जिनको बधाई भी दी गई है? तो वो है हाग्रामा मोहिलारी। क्या नाम है? हाग्रामा मोहिलारी। प्रधानमंत्री ने श्री हाग्रामा मोहिलारी को बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद के मुख्य कार्यकारी सदस्य के रूप में शपथ लेने पर बधाई दी है। बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद असम राज्य के बोडोलैंड क्षेत्र में स्वायत्त प्रशासन का कार्य करती है। इस नियुक्ति का उद्देश्य क्या होता है कि क्षेत्रीय प्रशासन में स्थिरता और विकास को बढ़ावा दिया जा सके। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में SECL कोरबा में कोल इंडिया की पूर्णतः महिलाओं द्वारा संचालित पहली केंद्रीय भंडार इकाई का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो क्या है? महिलाओं द्वारा संचालित है, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए। कहाँ पर पहली केंद्रीय भंडार इकाई का उद्घाटन किया गया है? तो कहाँ? कोरबा कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ में। तो कोरबा छत्तीसगढ़ में इस इकाई का उद्घाटन किया गया है। ये पहली केंद्रीय इकाई है, ये ध्यान रखिएगा, पहली केंद्रीय भंडार इकाई है। कहाँ? SECL कोरबा की। किसके लिए? महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए। SECL साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड ने कोरबा में कोल इंडिया की पहली है पूरी तरह महिलाओं द्वारा संचालित केंद्रीय भंडार इकाई का उद्घाटन किया है। ये पहल महिलाओं को खनन और भंडारण क्षेत्र में रोजगार और नेतृत्व के अवसर प्रदान करने का उद्देश्य से की गई है। इस कदम से महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। उद्घाटन समारोह में SECL और कोल इंडिया के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश के नामचिक नामफुक क्षेत्र में पहली वाणिज्यिक कोयला खदान का ऐतिहासिक शुभारंभ किया गया और ये खदान राज्य में कोयला उत्पादन को बढ़ाने और ऊर्जा सुरक्षा में योगदान देने के लिए महत्वपूर्ण है। इसे स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार के अवसरों में वृद्धि की संभावना है। ये कदम अरुणाचल प्रदेश में खनन गतिविधियों के विकास की दिशा में एक प्रमुख मील का पत्थर माना जा रहा है। नेक्स्ट क्या है? 6 से 7 अक्टूबर 2025 को कतर का दौरा करने वाले केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन हैं जो कतर भारत संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे? पूछा क्या जा रहा है कि 6 से 7 अक्टूबर को कतर का दौरा किया जाएगा, तो वो कौन केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं? केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री का नाम पूछा जा रहा है जो कतर भारत संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। तो कौन है? ये है पीयूष गोयल जी। कौन है ये? केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल 6 से 7 अक्टूबर मतलब आज और कल 2025 को कहाँ? कतर का दौरा करेंगे। इस दौरे में वे दोहा कतर में आयोजित कतर भारत संयुक्त आयोग की बैठक में की अध्यक्षता करेंगे और बैठक का उद्देश्य क्या है कि दोनों देशों के व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है। ये दौरा भारत और कतर के बीच वाणिज्यिक और औद्योगिक संबंधों को मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगा। देश के पहले सहकारी मल्टीफीड कंप्रेस्ड बायोगैस CBG प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया और किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा किया गया? तो कहाँ किया गया? यहाँ पर दो बातें याद रखनी है। पहला तो ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन हो जाएगा कोपरगांव, अहमदनगर, महाराष्ट्र। और किसने किया? अमित शाह ने किया। लेकिन यहाँ पर अहमदनगर के लिए याद रखिएगा इसका नाम बदल दिया गया है, अभी नाम क्या कर दिया गया है? अहिल्या नगर कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन अगर देखा जाए तो राइट है, बट ज्यादा राइट कौन सा हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर इसका नाम भी दिया गया है जिस एरिया में ये हो रहा है। तो अहमदनगर तो है ही, महाराष्ट्र भी है, अमित शाह भी है, ठीक है, बट यहाँ पर क्या दिया गया है? कोपरगांव, अहमदनगर, महाराष्ट्र, अमित शाह। तो जो आंसर हो जाएगा वो बेस्ट आंसर ये रहेगा, बाकी दोनों ही राइट है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के अहमदनगर, अभी क्या नाम रख दिया गया इसका? अहिल्यानगर जिले के कोपरगांव में देश का पहला सहकारी मल्टीफीड CBG प्लांट का उद्घाटन किया। ये प्लांट कृषि अवशेषों और जैव अपशिष्ट के कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादन करेगा। परियोजना का मेन उद्देश्य क्या है? स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन, ग्रामीण विकास और किसानों की आय में वृद्धि करना है। इस पहल से सस्टेनेबल एनर्जी सेक्टर में सहकारी मॉडल को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट क्या है? अहिल्यानगर में डॉक्टर विठल राव विखे पाटिल
सहकारी चीनी कारखाने की विस्तारित क्षमता का लोकार्पण किसने किया? तो क्या है, ये चीनी कारखाना है, नाम क्या है, डॉक्टर विठ्ठलराव विखे पाटिल। इसका विस्तारित क्षमता और इसकी क्षमता बढ़ा दी गई, उसका लोकार्पण किसने किया? मतलब ये था पहले से ही, कहाँ भाई, अहिल्यानगर मतलब अहमदनगर में। तो अभी किसने इसका किया है? तो किसने किया है? अमित शाह ने ही किया है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में डॉक्टर विठ्ठलराव विखे पाटिल सहकारी चीनी कारखाने की विस्तारित क्षमता का लोकार्पण किया। और साथ ही पद्मश्री, मतलब इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। कौन? डॉक्टर विठ्ठलराव विखे पाटिल। और पद्म भूषण से सम्मानित कौन है? बाला साहेब विखे पाटिल की प्रतिमाओं का अनावरण भी किया। और ये आयोजन सहकारिता और ग्रामीण उद्योगों के विकास को बढ़ावा देने के लिए किया गया। मोदी सरकार ने 2025-26 में वर्षा के से प्रभावित महाराष्ट्र को 3,132 करोड़ रुपए और प्रदेश सरकार ने, मतलब महाराष्ट्र की सरकार ने 2,215 करोड़ रुपए और 10,000 रुपए नगद 35 किलो खाद्यान्न प्रदान किया, जिससे 31 लाख से अधिक किसानों को मदद मिल रही है। ये पॉइंट है, ये ध्यान रखिएगा, एक्स्ट्रा पॉइंट है। 6 से 7 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली में जनजातीय विकास के लिए CSR उत्कृष्टता का लाभ उठाना विषय पर दूसरा राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी किसके द्वारा आयोजित किया जाएगा? नीति आयोग के द्वारा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा, यही राइट आंसर हो जाएगा। IICA के द्वारा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा क्या किया जाएगा? जनजातीय विकास के लिए उत्कृष्टता का लाभ उठाना, जनजातीय विकास के लिए क्या है, इस विषय पर ये दूसरा सम्मेलन है, दूसरा राष्ट्रीय सम्मेलन है। और ये कहाँ, किसके द्वारा किया गया? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा किया गया। IICA, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स 6 से 7 अक्टूबर, आज और कल नई दिल्ली में दूसरा राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी आयोजित कर रहा है। सम्मेलन का विषय क्या है? जनजातीय विकास के लिए CSR उत्कृष्टता का लाभ उठाना। इसका उद्देश्य कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के माध्यम से आदिवासी और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना है। इस कार्यक्रम में सरकारी अधिकारी, कॉर्पोरेट प्रतिनिधि और विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। नेक्स्ट क्या है? भारतीय नौसेना किस स्वदेशी युद्धपोत को कमीशन करने के लिए तैयार है, जो नए स्वदेशी जहाजों के साथ निरंतर प्रगति की दिशा में एक कदम है? कौन सा? INS एंड्रोथ। अब यहाँ पर इससे पहले भी एक INS अर्नाला कमीशन किया जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा, ये सेकंड है। और टोटल कितने प्रस्तावित हैं? तो टोटल 16 प्रस्तावित है, मतलब 16 ऐसे युद्धपोत कमीशन किए जाएंगे भारतीय नौसेना में, लेकिन उसमें ये सेकंड नंबर का है INS एंड्रोथ। इससे पहले INS अर्नाला भी कमीशन किया जा चुका है। भारतीय नौसेना INS एंड्रोथ को कमीशन करने के लिए तैयार है। ये कदम भारत के स्वदेशी युद्धपोत निर्माण कार्यक्रम और नौसेना की आधुनिकीकरण योजना के निरंतर प्रगति का संकेत है, क्योंकि 80% ये स्वदेश निर्मित है। INS एंड्रोथ नए तकनीक और युद्ध क्षमताओं से लैस है और समुद्री सुरक्षा, तटीय रक्षा और निगरानी में योगदान देगा। ये पहल भारत के रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देती है, क्योंकि 80% स्वदेशी ही है, ये तैयार किया गया है, तो इसीलिए आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिल रहा है। भारत के पश्चिमी तट पर हाल ही में कौन सा सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है? कौन सा अभ्यास शुरू हुआ है? कोकड़ 2025। कहाँ? भारत के पश्चिमी तट पर। कोकड़ 2025 अभ्यास भारत के पश्चिमी तट पर शुरू हुआ है। ये भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित एक प्रमुख समुद्री और तटीय रक्षा अभ्यास है। अभ्यास का उद्देश्य क्या है? सैन्य तैयारियों, रणनीतिक संचालन और संयुक्त अभ्यास क्षमता को बढ़ावा देना है। इसमें नौसेना के आधुनिक जहाज, पनडुब्बियां, वायुसेना और तटीय सुरक्षा बल शामिल है। पूरे भारत में स्वदेशी चिप निर्माण और पैकेजिंग क्षमताओं के लिए प्रतिभा पूल विकसित करने के उद्देश्य से किस संस्थान ने नमो सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला की स्थापना को मंजूरी दी है? पूछा क्या जा रहा है कि स्वदेशी चिप निर्माण और पैकेजिंग क्षमताओं के लिए ये प्रतिभा पूल विकसित करने के उद्देश्य से किस संस्थान ने नमो सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला का क्या किया हुआ है? स्थापना को मंजूरी दी है। तो किसने? IIT भुवनेश्वर ने ये मंजूरी दी है। किसके लिए? नमो सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला के लिए। IIT भुवनेश्वर ने नमो सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला की स्थापना को मंजूरी मिल गई है। इसका उद्देश्य
भारत में स्वदेशी चिप निर्माण और पैकेजिंग क्षमता के लिए प्रतिभा पूल विकसित करना है। ये पहल सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देती है। प्रयोगशाला में छात्रों और शोधकर्ताओं को उन्नत उपकरण और प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा। नेक्स्ट है केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने राजस्थान के पहले नमो बायोडायवर्सिटी पार्क का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये जो नमो बायोडायवर्सिटी पार्क ओपन हुआ है राजस्थान में, तो हुआ है राजस्थान में कहाँ? तो राजस्थान में अलवर में इसका उद्घाटन किया गया। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने राजस्थान के अलवर में पहला नमो बायोडायवर्सिटी, ध्यान रखना है पहला है कहाँ? अलवर में, राजस्थान के अलवर में। और ये पार्क जैव विविधता संरक्षण, शिक्षा और पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देगा। पार्क में स्थानीय और विदेशी पौधों की प्रजातियां, प्राकृतिक आवास और संरक्षण क्षेत्र शामिल हैं। ये पहल राज्य और केंद्र सरकार की सस्टेनेबल और हरित विकास नीति का हिस्सा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। विश्व शिक्षक दिवस 2025 पर दिल्ली में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम में शिक्षकों का नेतृत्व किसने किया? विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया गया? 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो अब इसमें क्या पूछा जा रहा है कि जो फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम हुआ उसका जो नेतृत्व है वो किसने किया? तो किसने किया? मनसुख मांडविया, डॉक्टर मनसुख मांडविया जी ने इसका क्या किया? नेतृत्व किया है। डॉक्टर मनसुख मांडविया कौन है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने विश्व शिक्षक दिवस 2025 के अवसर पर दिल्ली में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम में शिक्षकों का नेतृत्व किया। और ये पहल स्वास्थ्य और फिटनेस के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए की गई। कार्यक्रम में स्कूल और कॉलेज के शिक्षक सक्रिय भागीदार बने और साइकिल चलाकर स्वस्थ जीवन शैली का संदेश दिया। और विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है भारत में कुष्ठ रोग की प्रचलन दर 1981 में प्रति 10,000 की जनसंख्या पर 57.2 थी और 2025 में ये कितनी रह गई? पूछा क्या जा रहा है कि भारत में जो कुष्ठ रोग के थे 10 प्रति 10,000, उनमें पहले क्या थी? 1981 में अगर देखा जाए तो कितनी थी? 57% थी लगभग। और अभी कितनी रह गई है वो दर, वो पूछा जा रहा है। तो अभी कितनी रह गई है? 0.57। इसका मतलब क्या है कि कुष्ठ उन्मूलन हो रहा है, मतलब ये बीमारी खत्म हो रही है। तो इस वजह से 1981 में कितनी थी? 10,000 की जनसंख्या पर कितनी थी? 57% लगभग। और अब कितनी हो गई? 0.57 हो गई है। ये ध्यान रखिएगा। तो ये उन्मूलन की ओर बढ़ रहा है भारत। भारत में कुष्ठ रोग की प्रचलन दर 1981 में प्रति व्यक्ति कितनी थी? 57% थी लगभग। और 2025 में घटकर कितनी रह गई है? 0.57 रह गई है। और पाए गए नए मामलों में बाल मामलों का प्रतिशत 2014-15 में 9% था लगभग, और अब घटकर कितना हो गया है? लगभग 4.5% के आसपास हो गया है। मार्च 2025 तक मतलब केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों और 638 जिलों ने प्रति 10,000 की जनसंख्या पर 1 से कम की प्रचलन दर हासिल की है। इतने में कितना आया है? 638 जिलों में 10,000 की जनसंख्या पर 1 से कम की प्रचलन दर हासिल की है, जिससे भारत राष्ट्रीय स्तर पर कुष्ठ रोग उन्मूलन की स्थिति बनाए रखने में सफल रहा है। उन्मूलन का मतलब खत्म करने में सफल रहा है भारत। कुष्ठ रोग या हैंसन रोग क्या होता है? माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु के कारण होने वाला एक दीर्घकालिक संक्रामक है, लंबा चलता है जब हो जाता है तो। और यह संक्रमण तंत्रिकाओं, श्वसन तंत्र, त्वचा, आंखों को प्रभावित कर सकता है। इसके लक्षणों में त्वचा पर रंगहीन धब्बे, स्पर्श, दबाव, दर्द, गर्मी, सर्दी का एहसास ना होना, मांसपेशियों में कमजोरी, ये सब इसके लक्षण बताए गए हैं कि क्या क्या हमें दिखाई दे सकते हैं। बट सबसे अच्छी बात क्या है कि राष्ट्रीय स्तर पर कुष्ठ रोग उन्मूलन की स्थिति अभी बनी हुई है, कुष्ठ रोग खत्म हो रहा है भारत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप का ये संस्करण भारत के लिए कितनी बार की मेजबानी है? पूछा ये जा रहा है कि भारत ये कौन सी बार मेजबानी कर रहा है, क्योंकि भारत मेजबानी कर रहा है किसके साथ मिलकर? श्रीलंका के साथ मिलकर। तो भारत चौथी बार ये मेजबानी कर रहा है किसकी? आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप की। 2025 आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप महिला क्रिकेट विश्व कप का 13वां संस्करण है और इसकी मेजबानी भारत और श्रीलंका दोनों मिलकर कर रहे हैं। 1978, 1997 और 2013 के संस्करणों के बाद अब भारत इसकी मेजबानी चौथी बार कर रहा है। लेकिन
श्रीलंका पहली बार इसकी मेजबानी कर रहा है, भारत चौथी बार कर रहा है। पहले कब कब की है? 78 में की है, 97 में की है और 2013 में की है। ऑस्ट्रेलिया लास्ट ईयर का जो विजेता है 2022 का, वो कौन है? ऑस्ट्रेलिया है, और उसने अपना 7वां खिताब जीता है। और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने ये घोषणा किया कि 30 से 2 नवंबर तक ये चलेगा। क्या? 30 सितंबर से 2 नवंबर 2025 तक ये प्रतियोगिता चलेगी, वर्ल्ड कप होगा। काजीरंगा में एक हाथी के बच्चे का नाम मायाबिनी किसके सम्मान में रखा गया? एक हाथी, एक कुवारी नाम की एक हाथी ने एक काफ को जन्म दिया, और उस काफ का नाम क्या रखा गया? उस बच्चे का नाम क्या रखा गया? हाथी के बच्चे का नाम मायाबिनी रखा गया है। तो किसके सम्मान में रखा गया है? जुबीन गर्ग। आप सबको पता होगा, जुबीन गर्ग की अभी डेथ हो गई है, तो उनके सम्मान में असम में जो ये हुआ है काजीरंगा में, तो उनके सम्मान में जो कुंवारी का ये हाथी का बच्चा हुआ है मायाबिनी, इसकी मायाबिनी इनका बच्चा है, और मायाबिनी की माता का नाम कुंवारी है। तो यहाँ पर जुबीन गर्ग जी के सम्मान में ये नाम रखा गया है मायाबिनी। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में है, जिनमें हाथी के बच्चे का नाम मायाबिनी रखा गया है, और ये नाम प्रसिद्ध असमिया गायक जुबीन गर्ग के सम्मान में रखा गया है। और ये पहल हाथियों और वन्य जीवन के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए की गई है। राजस्थान में कोल्ड रिफ कफ सिरप से हुई बच्चों की मौतों के बाद किस कंपनी की दवाओं की जांच शुरू कर दी गई है? क्या हुआ है? राजस्थान और एमपी दोनों ही जगह कई बच्चों की डेथ हो गई है ये सिरप पीने से। तो इस सिरप बनाने वाली कंपनी पर रोक लगा दी गई है। अब कंपनी का नाम क्या था? कायसन फार्मा। क्या नाम था कंपनी का? कायसन फार्मा। इस पर रोक लगा दी गई है, तो इसी वजह से इसकी जांच शुरू की गई है। तो क्या हुआ है? मध्य प्रदेश और राजस्थान में कोल्ड रिफ नाम की एक दवाई थी जो बच्चों को दी गई थी। 14 साल के बच्चों की, कई बच्चों की मौत हो गई है छिंदवाड़ा जिले में, मध्य प्रदेश में, और कहाँ? राजस्थान में। जिसकी वजह से सरकार ने क्या कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी है कि वो 2 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कफ और सर्दी की दवाएं ना दें, और उसकी बिक्री पर तत्काल रोक लगा दी है। क्वेश्चन ऑफ द डे, आपको ये बताना है कि जो एंड्रोथ और आईएनएस अर्नाला, आईएनएस एंड्रोथ और आईएनएस अर्नाला किसके द्वारा निर्मित हैं? मजगांव डॉक लिमिटेड के द्वारा, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स के द्वारा, या फिर हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा? आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पे क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच।